नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 25 में वो फाइनल एग्जाम देंगे और उनका सब्जेक्ट है हिंदी। यानी आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, आप सबका हिंदी सेम है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है हमने हिंदी का सीरीज लाए थे और उसमें बहुत सारे बच्चों को सीधा का सीधा बोर्ड एग्जाम में लाभ देखने को मिला। सेम टू सेम प्रश्न जो है वो बोर्ड में आ ही जाते हैं। तो इस बार भी हम 2025 में जो बच्चे बैठने वाले हैं बोर्ड में, उनके लिए भी एक कोशिश हम लोग शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और हिंदी का पहला सीरीज का आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे और ये जो है ये डला रहा है, ये आपका सेकेंड सीरीज है। ठीक है, तो सेकेंड सीरीज के पहले प्रश्न स्टार्ट करें। इनसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देंगे। जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, या फिर होम साइंस या म्यूजिक, कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है, उन सब के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मात्र जो है वो आपको 199 रुपया में अभी ऑफर अभी कर दिए हैं। ठीक है, जो भी आपका 3 सब्जेक्ट हो या 4 सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ क्लास 199 रुपया में मिल जाएगा, जो कि 250 रुपया में मिल रहा था। ठीक है, एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो 99 रुपया, एक से जितना भी अधिक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, वो सब आपको 199 रुपया में दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825376551, 882537 और 6551। ठीक है, चलिए, तो ये आप नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है वो संपर्क कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े और आज का पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, 14 नवंबर 1907 ईस्वी, 10 मार्च 1935 ईस्वी और 10 सितंबर 1910 ईस्वी। एक जवाब आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताएंगे। जयप्रकाश नारायण आप जानते हो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को और लोक नारायण के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप सही जवाब क्या होगा। तो ये होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म होता है। उसके बाद जो है घर पे शिक्षा के बाद इनका जो शिक्षा दीक्षा होता है वो आगे ये पटना में आते हैं और पटना कॉलेज में इनका स्टडी होता है। उसके बाद पटना कॉलेजिएट में रहते हैं और उसी दौरान आप जानते हैं कि 1920-21 में जो है वो आपका देश में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी चला रहे थे। तो अपील किए गए थे सब कि सभी लोग जो है वो अंग्रेजी विद्यालय में जाना छोड़ देंगे, स्कूल कॉलेज जाना बंद करेंगे और दफ्तर वगैरह इस सब में काम करना, अंग्रेजों के दफ्तर में जाने बंद कर लेंगे। उस समय इनका पढ़ाई बाधित हो गया। उसके बाद 1922 ईस्वी में ये पढ़ने के लिए, माने उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए ये कहाँ चले गए? तो ये आपका अमेरिका चले गए। प्रश्न आपका आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे। याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में आगे हम देखें। ये आपको याद हो गया, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। अब हम आगे बढ़े, अगला प्रश्न को देखें फटाफट से। तो सेकंड प्रश्न हमारा है, ये आपका बातचीत पाठ से लिया गया है। बातचीत पाठ आप जानते होंगे, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। यहां से लिया गया है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह मत किसका है? कौन ऐसा मानते हैं कि असली बातचीत तो केवल 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है? ये प्लेटो मानते हैं, ये रूसो मानते हैं, ये एडिसन का मानना है या फिर मार्क्स का मानना है? कोई एक जवाब सही से आप कमेंट में करिए फटाफट से या फिर पेज में लिख लीजिए। तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये मानते हैं सर एडिसन साहेब, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। देखिए, एडिसन कहते हैं कि असल जो बातचीत है वो केवल 2 व्यक्ति के बीच होता है, एक ये आदमी और एक ये आदमी। अगर आपको बात बोलना है तो अगला आदमी सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसको आप सुनाते हैं तो आप दोनों दम दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा आदमी आता है तो तीसरे आदमी की उपस्थिति में बात की धारा बदल जाती है। आप इनसे बात कर रहे थे कुछ, अब ये आदमी आ गया तो आप अपना बात ही पलट दिए। ये कह रहा है कि मेरे बारे में क्या कुछ कर रहे हैं, ये कह रहा है नहीं 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 आपके बारे में नहीं, हम लोग तो कुछ और बतिया रहे, कुछ भी हो सकता है। तो बात की धारा बदल जाती है, इसी को कहते हैं अंगूठे में नख के समान।
अब जब एक आदमी अगर आ जाता है तो फिर ये बात नहीं रहेगी, इसमें केवल फॉर्मेलिटी चलता है, दिखावे की बात चलता है। और जब 4 से भी अगर अधिक आदमी आ जाता है तो फिर ये राम रमौवल चलता है। तो ये आप तो बातचीत पाठ में पढ़े ही थे कि 4 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति क्या कहते हैं, राम रमौवल। ठीक है, वो बातचीत नहीं, वो राम रमौवल चलती है। तो ये आपका सेकंड का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, गुलेरी जी से प्रश्न लिया गया है। आप ये जान रहे हैं कि उसने कहा था। ठीक है, ये कहानी के राइटर हैं आपका गुलेरी जी, और ये गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न पढ़िए, गुलेरी जी से कैसा प्रश्न है। गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? आपको बताना है कि गुलेरी जी का सबसे प्रसिद्ध फेमस जो कहानी है वो कौन है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। हालांकि बता दें जानकारी के लिए कि आपको तीनों के तीनों जो कहानी है इसके राइटर कौन है, गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये उसने कहा था। आपको कमेंट में करने हैं कि कौन ये जो जवाब है भाई, कौन से इनकी कहानी जो है वो सर्वाधिक है यानी ज्यादा पॉपुलर है। तो सही जवाब आपको बता दें कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने कहा था। तीनों आप इनका कहानी है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो प्रसिद्धि मिलती है और जो पॉपुलर फेमस हुआ वो है आपका उसने कहा था। तो उसने कहा था कि लेखक अगर भी पूछे तो गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या गुलेरी जी के प्रमुख कहानी आपसे पूछे तो सी ऑप्शन सही होगा। तो 3 का सी सही है। अब हम बढ़ते हैं 4 प्रश्न के ऊपर में। देखें प्रश्न 4 बहुत ही प्यारा और बढ़िया सा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। ऑप्शन 1 है आपके सामने कालिदास अवार्ड, दूसरा है तुलसीदास अवार्ड, तीसरा है कबीरदास अवार्ड, चौथा है सूरदास अवार्ड। जल्दी से आप फटाफट से जवाब देंगे, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। जी हाँ, जगदीश चंद्र माथुर, इनको कई बार आपसे ऐसे न दे करके जगदीश चंद्र माथुर न देके आपसे केवल पूछे माथुर जी, तो वही याद रखने हैं, जगदीश चंद्र माथुर। अभी आपको बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था। चलिए, तो सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा आपका, कालिदास अवार्ड। हालांकि इनको और कई चीजों से सम्मानित किया गया, जैसे इनको उपाधि दी गई जिसको कहते हैं विद्या वारिधि, याद रखेंगे, विद्या वारिधि इनको उपाधि दी गई। इसके अलावे बात कर लेंगे तो इनको पुरस्कार दिए गए थे, जैसे बिहार राजभाषा और कालिदास अवार्ड। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, इन तीनों से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम 5वें प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और खास करके खास आदमी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो भगत सिंह नाम सब लोग सुने होंगे, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इनके बारे में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी, 10 मार्च 1910 ईस्वी, 15 जून 1901 ईस्वी, 17 फरवरी 1908 ईस्वी। बताइए, भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दे दिए। बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी। याद रखेंगे, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये वो डेट है कि जिस समय अगर हम बात कर लेंगे तो 1907 ईस्वी में ही, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे तो आप जानते होंगे या फिर क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो जाती है, एक गरम दल और एक जो है आपका नरम दल। ये ठीक है, सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो जाती है, गरम और नरम, और ये सूरत अधिवेशन 1907 से संबंधित है। और इनका जन्म, ये तो जन्म हो गई, और इनका मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है। और कब हो जाती है? तो याद रखेंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दी जाती है। तो काफी कम उम्र में भगत सिंह की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। बाकी आप कहानी जानते हैं, वो बम वगैरह गिराया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न बढ़े, इनसे भी आप वाकिफ ही होंगे। हिस्ट्री में भी इनकी चर्चा होती है, पॉलिटिकल में भी चर्चा होती है, और हिंदी में भी इनका चर्चा होता है। ये आदमी एकदम फेमस पर्सन जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, इनको शॉर्ट में जेपी नारायण भी कहते हैं।
ये उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए थे? चलिए जेपी नारायण से फिर प्रश्न आ गया, स्टार्टिंग में ही प्रश्न में आपको बताए थे, तो इसीलिए जल्दी ऑप्शन देखेंगे। आपको सही जवाब दम कर देने हैं। अमेरिका गए थे उच्च शिक्षा के लिए, ये रूस गए थे, जापान गए थे या फिर चीन गए थे। तो अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट के बाद फिर ये कहां चले गए थे? तो ये अमेरिका में चले गए थे। तो 6 का ए ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बताएं सेकंड प्रश्न के ऊपर में अगर चले तो सेकंड प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी के प्रमुख कहानियां कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है, 9 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अभी हम लोग देखे थे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, गुलेरी जी के 3 कहानियां। कुछ कुछ प्रश्न रिपीटेड भी रहते हैं जो पिछले सीरीज में हम करा दिए गए हैं, ताकि अगर पिछले सीरीज में आप नहीं बना पाए हैं और सीरीज को आप ध्यान से सुने होंगे तो इस सीरीज में आप प्रश्न को जरूर बना पाए। तो 7 के सी ऑप्शन एकदम यहाँ पे सही है। अब बढ़ते हैं 8 प्रश्न, मात्र 3 प्रश्न है, तो हम चाहेंगे कि सभी प्रश्न आप आराम से सही कर दीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न है और एकदम झकास प्यारा सा प्रश्न आप कहिए इसको, एकदम रसगुल्ला, बर्फी, छेना, माधुरी, ये कह दीजिए रसमलाई, ये सब यही प्रश्न है। बताइए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताना है। दमयंती देवी है या फिर आपका प्रभावती देवी है, लक्ष्मी देवी है या फिर सुभा देवी है? बताइए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम? तो जिनका पति ही प्रभावशाली हो, भाई पत्नी भी उनका क्या है? प्रभावशाली। क्योंकि जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं कि इतनी गांधी मैदान में इतनी भीड़ लेकर के आ गए, और जब दिल्ली में जाकर करके रामलीला में जब भीड़ करेंगे तो वहां पर भी इतनी भीड़ लाएंगे कि अब तक के इतिहास में उतनी भीड़ कभी भी इकट्ठा नहीं हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण प्रभावी, इनके पत्नी भी भाई प्रभावशाली आदमी है, तो आप याद रखेंगे प्रभावती। जब भी जयप्रकाश नारायण कहे आप समझ जाइएगा कि वो खुद प्रभावी व्यक्ति हैं, लोग को अट्रैक्ट करते थे, भीड़ इकट्ठा इतनी कर दिए कि जिस मैदान में इकट्ठा किए भीड़, उस मैदान का रिकॉर्ड तोड़ दिए। उतनी भीड़ ना तो पहले हुई ना तो अब तक हुआ। तो ये याद रखेंगे प्रभावती देवी, ये ध्यान में आपको रखना है। 8 का बी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए अब आगे अगर बात कर लेंगे तो 9वां नंबर प्रश्न है, ये आपका है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? ये भी आपका जो प्रश्न है वो आपका बातचीत पाठ से है। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको सभी चीज याद होते चल जाए। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका प्रकट नहीं होता। क्या नहीं प्रकट होता है? खाना पीना, हंसना, सोना, जागना, गुण या दोष? एक जवाब आप कमेंट में करिए फटाफट से। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष का पता जो है वो नहीं चल पाता है। कई आप देखे होंगे कि व्यक्ति चेहरा से देखने में गुस्सैला है, पूरा टीका चंदन मारे हुए है, पूरा एकदम जैसे कि दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाए हुए है, एकदम डरावना सा लग रहा है, लेकिन जब वो बोलता है ना, वो आदमी बहुत ही सरल विचार के आपको दिखने में लगता है। तो जब वो बोलेगा तभी पता चलता है उसका गुण दोष गुस्सैले प्रवृत्ति का है, शांत स्वभाव का है, वो कैसा उसका भाव है, तो उसका साक्षात्कार, रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये याद रखेंगे 9 के डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और ये बात बोले कौन थे? तो ये बात बोले थे बेन जॉनसन, ये भी याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है भगत सिंह से कि भगत सिंह किस विचारधारा के चिंतक थे? बताइए भगत सिंह किस विचारधारा के चिंतक हैं? ऑप्शन 1 है समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद, तीसरा सामंतवादी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन समाजवाद। भगत सिंह समाजवाद से क्या है? समाजवाद विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, तो ये आपके आज के सीरीज का टॉप 10 क्वेश्चन कराएं। आप कमेंट में जवाब देंगे कि आपका 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आपका सही हुआ। क्या 7 हुआ, क्या 8 हुआ, क्या 10 हुआ, 10 में 10 हुआ, ये 1 हुआ, या कुछ भी सही नहीं हुआ, वो भी आप हमें बता दीजिए, ताकि और पुनः जोर शोर से हम आपको सीरीज कराएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे, ताकि आपको प्रश्न जल्दी जल्दी सेट होते चल जाए। और वीडियो से लाभ मिला हो तो जरूर आप लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि इस पे काफ़ी सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी के सीरीज डाले जाते हैं, तो आप अपने रिवीजन कर सकते हैं जो भी अब तक आप पढ़े हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।